Welcome to Edunomy by Ria. So now I'm going to explain you the concept of deposit multiplier, currency multiplier and etc. Right? So we'll start that कि ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, सिंप्लीफाई करके मैंने बनाए हैं, तो मैं अपने नोट्स से ही आपको समझाऊंगी एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट्स राइट. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी तक हमें एक सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर के बारे में पता है. सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर ये कहता है कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू 1 लीगल रिजर्व रेशियो. अब सबसे पहले तो मल्टीप्लायर होता क्या है राइट. तो मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट ये कहता है कि जितना ज़्यादा एक बैंक, ऐसा कुछ समझो, रुको मैं आपको एक नोटबुक में समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक है और उसमें आप पैसे जमा कराने गए हो. तो बैंक्स क्या करते हैं राइट. तो ये एक बैंक है और यहाँ आप पैसे जमा कराने गए हो. तो आप डिपॉजिटर हो, यहाँ पे आपने अपने 100 रुपये डिपॉजिट कराए हैं. तो बैंक्स उसके दो हिस्से करता है. एक हिस्से को बोलते हैं माइनर पोर्शन और दूसरे को बोलते हैं मेजर पोर्शन. तो बैंक्स उसमें से 20 रुपीज़ एज रिजर्व्स रख लेता है और मेजर पोर्शन 80 रुपीज़ एक बोरोवर को, ये बोरोवर है जो लोन लेने आया है, उसको लोन दे देता है. ठीक है. तो अब हो क्या रहा है कि जितना पार्ट, मान लो वो इस 100 रुपये में से 30 रुपये रख लेता और अगर 70 आगे लोन पे दे देता, तो फिर जो आगे देने वाली क्रेडिट का क्या मतलब होता है, लोन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती. कहाँ 80 रुपये जा रहा था, कहाँ अब 70 रुपये जा रहा था. तो दैट मीन्स इन शॉर्ट कि बैंक के अंदर रिजर्व्स कितना है, कितना बैंक के अंदर रिजर्व्स रख रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आगे कितना क्रेडिट जाएगा. ठीक है. कितना पैसा मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि ये जो बोरोवर है ये फिर कुछ अपना काम वाम खोलेगा उस 80 रुपये में से, फिर वो जाके बैंक, दूसरे बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करेगा. फिर वो बैंक उसके, मान लो इसने ये 80 रुपीज़ बोरो करके 80 रुपीज़ कमाए और बैंक में डिपॉजिट करे. फिर वो इसमें से 20 रुपीज़ रख लेगा और 60 रुपीज़ आगे फिर काम पे किसी और बोरोवर को दे देगा. तो ये साइकिल चलती रहती है. मतलब मनी इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है थ्रू क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन. और वो क्या चीज़ डिसाइड करती है, वो रिजर्व्स के, रिजर्व्स किस लिए रखे होते हैं, फॉर एमरजेंसी पर्पस. ठीक है. तो रिजर्व्स किस लिए मेंटेन करते हैं हम, फॉर एमरजेंसी पर्पस. कि कोई अगर आ गया तो डिपॉजिटर कल को वो पैसे लेने आ गया तो बैंक के पास इतना कैश होना चाहिए या इतने रिजर्व्स होने चाहिए कि वो उसको पे कर दे. ठीक है. तो ये फॉर्मूला 11th-12th में सिखा देते हैं कि मनी कितना मल्टीप्लाई होगा 1/LRR. अब LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो. मतलब कानूनी तौर पर कितना रिजर्व्स बैंक को रखना होता है उसके हिसाब से. अब तुम देख रहे हो मनी मल्टीप्लायर न्यूमरेटर में है और LRR मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है. तो दैट मीन्स इनका जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है. इन्वर्स का क्या मतलब होता है, इन्वर्स का मतलब है कि जितना ज़्यादा रिजर्व रेशियो रखोगे उतना कम मनी मल्टीप्लाई करेगा. क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो रिजर्व में चला जाएगा. तो जो उतना कम आप आगे लोन दोगे उतनी कम आगे इनकम इन्वेस्टमेंट होगी. इसलिए इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है. तो यहाँ पे अभी यही लिखा हुआ है कि हमारा एक सिंपल सा डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता है 1/LRR. और हम ये बात को एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम करके मान के चल रहे हैं कि पब्लिक के पास कोई करेंसी नहीं है इन हैंड, कैश में वो कुछ नहीं रख रहा. अगर वो 80 रुपये कमा रहा है तो वो 80 रुपये ही डिपॉजिट कर रहा है. ठीक है. हाउएवर रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता. जब किसी को 80 रुपये मिलते हैं तो उसमें से थोड़ा पार्ट वो क्या कर लेता है, कैश में करेंसी की तरह रखता है और थोड़ा सा डिपॉजिट रखता है. तो इसलिए इकोनॉमी में कितना पैसा है, इट इज़ इक्वल टू जितना उसने अपने हाथ में, अपने पर्स में करेंसी रखा है प्लस जितना उसने अपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है. ठीक है. अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि करेंसी कितना मेंटेन कर रखा है. तो करेंसी के लिए हम मान के चलते हैं कि सब लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम 10% अपनी सैलरी का, सैलरी है 100 रुपये, उसका हम एज कैश रखेंगे. ठीक है. तो इस परसेंटेज को हम बोलेंगे करेंसी डिज़ायर्ड रेशियो. जब हम इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट डी लगा देते हैं तो डी का मतलब होता है डिज़ायर. डिज़ायर मतलब वो रखता है नहीं रखता है ये एक्चुअल है, लेकिन वो चाहता क्या है. तो डिज़ायर मतलब ऐसा सोच के चल रहा है कि मैं 10% रखूँगा. ठीक है.
तो वो ये सोच रहा है कि जितने डिपॉजिट्स हैं, जितने बैंक के अंदर मेरे डिपॉजिट हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सारी इनकम बैंक के थ्रू आ रही है, तो बैंक में जितने डिपॉजिट्स हैं उसके 10% वो करेंसी रखेगा। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला कैसे बना कि करेंसी इज इक्वल टू जो भी परसेंटेज 10% है इनटू जितना डिपॉजिट बैंक के पास है। आप डिपॉजिट बोलो, आप इनकम बोलो, क्योंकि हम इस मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में मान के चलते हैं कि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही है। तो अगर वो कोई इनकम भी कमा रहा है तो बैंक के थ्रू आ रहा है, राइट। प्लस जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके लिए भी तुम्हें समझा देती हूँ। अब जैसे रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक है कैश रिजर्व जो कि बैंक को मैंडेटरी मेंटेन करना होता है, और दूसरे वाले को बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स, ठीक है। एक्सेस रिजर्व का मतलब होता है ये आपकी चॉइस होती है, मतलब ये बैंक की चॉइस है कि अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा रिजर्व्स वो रखना चाहता है तो वो रख सकता है। तो ये डिज़ायरेबल है, मतलब उसकी मर्ज़ी है चाहना या ना चाहना। लेकिन जो कैश रिजर्व्स होते हैं ना वो मैंडेटरी इन नेचर होते हैं। मैंडेटरी मतलब उनको कंपलसरी रखना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब एक्सेस रिजर्व्स की परसेंटेज की बात आती है, मान लो 10% है, तो हम उसको बोलते हैं ई की पावर डी, ठीक है। ई की पावर डी क्यों? क्योंकि डी है स्टैंड्स फॉर डिज़ायरिंग, कि भाई ये मर्जी है बैंक की, वो कितना चाहती है, 10% 20%। और जो कैश रिजर्व वाली परसेंटेज होती है उसको हम सिंपल सी ले सकते हैं, स्मॉल सी परसेंटेज को। इस पे डी की पावर नहीं लगेगी क्योंकि ये उसे करना ही करना है, ये उसकी डिज़ायर पे नहीं डिपेंड करता। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि बैंक्स को हम बोल रहे हैं कि वो अलाउ करते हैं बैंक्स को कि तुम थोड़े से एक्सेस रिजर्व्स भी रख सकते हो, किसके साथ? इन एडिशन जो उसको ऑलरेडी रिक्वायर्ड रखना है। तो अब जो टोटल रिजर्व्स का फॉर्मूला है वो क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व्स मतलब वो वाला पार्ट जो मैंडेटरी है उसको रखने के लिए, और एक्सेस रिजर्व्स मतलब जो कि उसकी मर्जी है कि वो रख सकता है। तो मान लो रिक्वायर्ड रिजर्व्स एक परसेंटेज लेके चल रहे हैं 10%, तो हमने उसको स्मॉल आर से डिनोट करा। एक्सेस रिजर्व्स के अंदर भी एक परसेंटेज होगी तो हम उसको ई की पावर डी से डिनोट करेंगे क्योंकि वो डिज़ायरेबल नेचर का है, ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से हमें क्या पता चलता है? देखो क्या है टोटल रिजर्व, इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ। टोटल रिजर्व्स क्या है? जितने रिजर्व्स रखने हैं, जितने एक्सेस रिजर्व चाहता है, तो रिजर्व्स कितने रखेगा? मान लो 10% जितना डिपॉजिट हुआ है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास जो डिपॉजिट आता है ना वो उसी में से तो कुछ पार्ट रिजर्व में रखेगा ना, तो डिपॉजिट का ही परसेंटेज निकाला जाएगा, प्लस एक्सेस डिमांड रेशियो जो डिज़ायरेबल रेशियो वो भी किसका निकाला जाएगा? जितने डिपॉजिट्स हैं। यहाँ डी का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब बैंक में कितना पैसा एक बंदे का आ रहा है। तो हमने इन दोनों में से आर और ई डी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिर्फ डी बच जाता है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 6 क्या डिनोट करता है कि बैंक एक कांस्टेंट फ्रैक्शन लेकर चलता है टोटल डिपॉजिट्स की। फ्रैक्शन ही तो ये मान लो ये 10% है और ये 20% है, तो ये कितना हो गया? 1/10 हो गया और ये 2/10 हो गया। तो ये एक फ्रैक्शन लेकर चल रहा है किसका? टोटल कितना हो गया? 3/10 इंटू डिपॉजिट्स का, राइट। अब मॉनेटरी बेस क्या होता है? मॉनेटरी बेस को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। तो इसका मतलब होता है कि वो करेंसी जो पब्लिक के हाथ में है प्लस जो रिजर्व्स कमर्शियल बैंक रख रही है, राइट। तो मान लो जैसे 100 रुपये में से 20 रुपये बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा प्लस 80 रुपये का आगे लोन दे दिया, तो इन दोनों को ऐड करके मतलब जो ये 100 रुपये थे इसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस। अब आ जाओ कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है। कितना डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर? तो हमें पता है कि जो मॉनेटरी बेस है वो लोगों के पास जो करेंसी है प्लस जो बैंक रिजर्व्स में मेंटेन कर रहा है। करेंसी कैसे निकालोगे? जितना डिपॉजिट्स है उसका करेंसी डिज़ायरेबल रेशियो, ठीक है। ये पीछे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। रिजर्व्स क्या हो गए? दोनों हो गए ना रिजर्व्स, टोटल रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये टोटल रिजर्व्स हैं। तो अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 6 से मैंने ये नोट कर लिया। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? डी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने डी को बाहर लिख लिया और बाकी सब चीज़ें ब्रैकेट में ले ली। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो मॉनेटरी बेस होता है मतलब जो हाई पावर्ड मनी होती है उसका क्या मतलब होता है कि बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? उससे ये तीनों की तीनों रेशियोज़ को प्लस करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो
अगर मुझे सिर्फ डी निकालना है इस केस के अंदर, सिर्फ डी, तो ये यहाँ ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मॉनेटरी बेस ये दे रखा है सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी इंटू डिपॉजिट, और मैं बोल रही हूँ सिर्फ डिपॉजिट्स की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, ये वाला ब्रैकेट यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई उधर हो रहा था तो ये सी डी आर आर प्लस ई डी ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। ठीक है, तो ये बता रहा है कि टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास होते हैं उसको निकालने का क्या तरीका है, जितनी भी सारी रेशियोज़ हैं उससे मॉनेटरी बेस को डिवाइड करो। अब मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल करके दे रखा है, सपोज मॉनेटरी बेस 200 है तो इसका मतलब यहाँ पे 200 डलेगा, और ये सारी रेशियोज़ है। अब आप इतनी बात ध्यान रखो कि जब भी परसेंटेज यूज़ हो रही है 5%, तो इसको कैसे करोगे, 5/100 तो कितना हुआ 0.05, 25% कितना हो गया 25/100 तो 0.25। तो ये सारी चीज़ों को जस्ट फॉर्मूले में मैंने पुट करा, मल्टीप्लाई किया आंसर, तो टोटल डिपॉजिट्स कितना है इकोनॉमी के अंदर 400 करोड़। ठीक है, इसको करके देखना खुद भी। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दे दिया, सपोज करो थ्रू ओएमओ, ओएमओ का क्या मतलब होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, के ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है या परचेज करता है, तो अब उसने क्या है कि ओएमओ से आरबीआई ने इंक्रीज़ करा है मॉनेटरी बेस। तो इंक्रीज़ कब करेगा, जब वो परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक से ख़रीदेगा और बदले में उसको क्या दे देगा, पैसा दे देगा, तो मॉनेटरी बेस बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा मल्टीप्लायर में थ्रू आउट द बैंकिंग, तो बस उन्होंने ये बोला है कि इससे हम क्या पता कर सकते हैं, चेंज, इसका क्या मतलब होता है, चेंज इन डिपॉजिट्स में कितना चेंज आया कैसे निकालोगे, ये रेशियो तो बेटा कांस्टेंट रहती है। चेंज इन मॉनेटरी बेस, जैसे अगर पहले मॉनेटरी बेस 100 करोड़ था तो अब बस यहाँ पे अब पहले 100 करोड़ था अब 300 करोड़ हो गया, तो चेंज पता करना है, चेंज कितना हुआ है 200, तो यहाँ 200 डलेगा, बाकी सारी फ्रैक्शंस वैसे ही डलेगी, नॉर्मली वैसे मल्टीप्लाई होगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो वो मल्टीप्लायर जो करेंसी और मॉनेटरी बेस, याद करो मॉनेटरी बेस अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, मैंने अभी बताया कि बैंक 2 पार्ट करता है, एक तो वो रिजर्व्स में रख लेता है और दूसरा मेजर पार्ट वो लोन में दे देता है लोगों को, तो इन दोनों को ही मिला के क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस, या फिर ये जो पैसा होता है बैंक के पास इसको टोटल डिपॉजिट्स को ही मॉनेटरी बेस बोलते हैं, राइट। तो वो अब किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, करेंसी के बीच में और मॉनेटरी के बेस के बीच में। तो अब तुमने क्या करना है, ये वाली तो तुम्हें आती है अभी इक्वेशन, ये तो तुमने अभी पढ़ी थी, अब तुम इसमें से क्या करो, तुम्हें पता है कि करेंसी डिज़ायरेबल रेशियो इज C/D, राइट। तो इसमें से मैं D की वैल्यू निकाल लेती हूँ, मतलब अगर C की पावर D की वैल्यू C/D होता है तो इसमें से D इधर भेज दो और ये वाली चीज़ यहाँ ले आओ। ठीक है, तो D की क्या वैल्यू हो जाएगी, C/CD। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस D की जगह लिख सकती हूँ ना ये C/CD, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब मुझे तो सिर्फ करेंसी चाहिए, मुझे कोई परसेंटेज तो चाहिए नहीं, तो ये यहाँ ऊपर चली जाएगी, मतलब ये आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूले में था। अब ये वाली जो C की पावर D है ये ऊपर चली जाएगी और फॉर्मूले के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है करेंसी मल्टीप्लायर का। ये क्या बताता है कि कभी भी मॉनेटरी बेस में, ये जो ट्राइंगल है ना इसका मतलब चेंज होता है, कभी भी मॉनेटरी बेस में जो चेंज आ रहा है वो किस, उससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लायर जो ब्रैकेट वाला है उससे आपको पता चलेगा कितना करेंसी में चेंज आ रहा है, राइट। अब कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर, पूरा मनी, मनी में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, करेंसी भी आ गया, डिपॉजिट्स भी आ गया बैंक में अगर कोई है तो। ठीक है, तो बस दोनों मल्टीप्लायर्स आप कर चुके हो, पहले डिपॉजिट मल्टीप्लायर सीखा आपने, फिर अपने करेंसी सीख लिया, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो इनके न्यूमरेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर CD+1 हो जाएगा। तो देखो वही हुआ है कि बस इनका क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे तो इसलिए फ्रैक्शंस इजीली ऐड हो गई, तो ये बन गया आपका कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपको आ जाता है कि फाइंड द चेंजेस इन डिपॉजिट, अगर 1 लाख रुपए मॉनेटरी बेस के अंदर चेंज आया,
तो आपने बस इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ 1 लाख रुपीज़ पुट करना है, यहाँ जो जो परसेंटेज दे रखी है उसको पुट करना है, आंसर निकालो, बस निकल गया आपका आंसर। ठीक है, रेस्ट ये मनी सप्लाई वाले डिटर्मिनेंट्स मैं नेक्स्ट पार्ट में बना देती हूँ वीडियो के। थैंक यू सो मच।